नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 15 पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। जैसा कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, जो प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसमें जैसे मृदा है, हवा, जल, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव और वन। तो ये सारे किस में आएंगे? प्राकृतिक संसाधनों में आएंगे। तो किसे कहेंगे प्राकृतिक संसाधन? वह संसाधन जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं और जीवों द्वारा इनका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। इसमें मुख्य रूप से मिट्टी यानी मृदा, वायु, जल, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव और वन, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है अच्छा सा कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार बताइए या समाप्य संसाधन और असमाप्य संसाधन में अंतर लिखिए। तो थोड़ा सा इसको बहुत आसान है। ये देखिए, समाप्य संसाधन नाम से पता चल रहा है, समाप्य यानी समाप्त हो सकते हैं। ये बहुत अधिक सीमित मात्रा में होते हैं, बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, इनकी मात्रा बहुत कम होती है और ये समाप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, तो ये किस में आएंगे? समाप्य में आएंगे। दूसरा असमाप्य, नाम से ही पता चल रहा है, असमाप्य यानी जो समाप्त नहीं हो सकते, यह असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाप्त नहीं होंगे। जैसे वायु, ठीक है, प्रकाश, ये भी असमाप्य है। इसके अलावा मृदा भी असमाप्य है। तो ये असमाप्य प्राकृतिक संसाधन है। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, हम देखते आए हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है, जिसकी वजह से इन संसाधनों में कमी आ जाती है। अभी हम देख लें कि भाई पेट्रोलियम पदार्थ है या कोयला है, तो ये सब महंगे हो रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है कि इनमें कमी आ रही है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना चाहिए? प्रबंधन करना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार करेंगे? प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि अगली पीढ़ी तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण ना हो, यानी संसाधनों का विनाश नहीं करना है। पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियम है। बिल्कुल आप जानते ही हैं, पेड़ पौधों की कटिंग नहीं कर सकते, है ना, अवैध रूप से खनन भी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट में ये सब कानून बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए ताकि संसाधनों का दुरुपयोग ना हो और अति मात्रा में उपयोग नहीं हो। अब एक टॉपिक है गंगा कार्य परियोजना, क्योंकि गंगा नदी से हमें एक स्वच्छ जल प्राप्त होता है, तो ये भी एक जल के स्रोत के रूप में हमारा संसाधन है, तो इसे बचाना भी महत्वपूर्ण है। ये कार्य योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा सुधार स्तर के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको ये डेट ध्यान रखनी है। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, गंगा कार्य परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1985 में शुरू की गई थी, 1985। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने के कुछ कारण हैं। भाई, जल प्रदूषण हो जाता है तो कैसे पता करें कि जल की गुणवत्ता में कमी आ गई है या जल जो है वो प्रदूषण हो चुका है? तो उसके कुछ संकेत हैं। देखिए, जल का पीएच जो आसानी से सार्वभौमिक सूचक की मदद से मापा जा सकता है। भाई, जल की पीएच पता कर लो। हम जानते हैं जल की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। अब यदि पीएच इसकी या तो 7 से अधिक हो गई या 7 से कम हो गई, तो जल कैसा हो जाएगा? दूषित। क्यों? क्योंकि ये मानव के लिए और सजीवों के लिए क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये है। दूसरी चीज़, जल में कोलीफॉर्म जीवाणु। देखिए, जीवाणु का नाम याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। ये जीवाणु का नाम है कोलीफॉर्म जीवाणु। कोलीफॉर्म जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है, ठीक है, की उपस्थिति जल का संदूषित होना दिखाता है। यदि ये कोलीफॉर्म जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है, यदि ये पानी के अंदर आ गया, इसका मतलब पानी जो क्या हो चुका है? दूषित हो चुका है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, इस जीवाणु का नाम है कोलीफॉर्म जीवाणु। ठीक है, आगे बात करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम एक सिद्धांत जानते हैं जिसे 3R सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर 3R का अर्थ भी हम बखूबी जानते ही हैं क्या अर्थ होता है, क्योंकि हम छोटी क्लास में इनको बहुत अच्छे से पढ़े हैं। फिर भी ये देख लीजिएगा। पहला आता है कम उपयोग, यानी रिड्यूस। जब आवश्यकता ना हो तब पंखे, बल्ब आदि को स्विच को बंद कर देना चाहिए।
ये प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जैसे देखिए पंखे से कैसे बचेंगे, क्योंकि बिजली बनाने के लिए क्या चाहिए, कोयला। ठीक है, कोयला जलेगा तो बिजली बनेगी, तो अगर हम बिजली कम खर्च करेंगे तो कोयला भी कम खर्च होगा। इसीलिए जब आवश्यकता ना हो तब बल्ब पंखे का स्विच बंद कर दें, टपकते नल को ठीक करना और आहार और भोजन को बाहर ना फेंकना, जितना हो सके उसका उपयोग किया जाए। फिर आता है पुनः चक्रण। पहला हो गया रिड्यूस, कम उपयोग करें। दूसरा हो जाएगा रिसाइकल, कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके हम इनको वापस उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट आता है तीसरा रीयूज। रीयूज चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करना। हम जानते हैं कि हम जब कहीं सफ़र पे जाते हैं तो एक पानी की बोतल लेते हैं और उस पानी की बोतल ख़त्म हो जाएगी तो हम दूसरी बोतल लेंगे। इससे अच्छा है कि हम उसी बोतल को पानी भर के काम में लें। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें देख रहे हैं। एक तो है संसाधनों का कम उपयोग करें, रिड्यूस। दूसरा पुनः चक्रण, रिसाइकल। और तीसरा है पुनः उपयोग। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, 3R सिद्धांत लिखिए। प्रश्न क्या बनेगा, 3R सिद्धांत लिखिए। तब आपको इन तीनों आरों के बारे में बता देना है। पहला, कम उपयोग करें, अगर कर लिया है तो उसका पुनः उपयोग करें, और पुनः उपयोग भी कर लिया तो इसका पुनः चक्रण करें। 3 ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। पुनः इस्तेमाल या उपयोग या पुनः चक्रण से बेहतर है क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। आपको पूछा जाता है कि आप किसी पदार्थ का पुनः चक्रण कराना अच्छा मानते हो या फिर पुनः इस्तेमाल, तो हमारा जवाब होगा पुनः इस्तेमाल। क्यों, पुनः चक्रण में चीज़ नई बनती है, नई बनने के लिए फैक्ट्री में जाएगी, वहाँ पर भी ऊर्जा खर्च होगी। लेकिन पुनः इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो बेस्ट कौन सा है, पुनः इस्तेमाल करना, रीयूज। रीयूज, ठीक है। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि, अभी संसाधनों की आवश्यकता क्यों है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब है क्योंकि ये बहुत ही सीमित मात्रा में है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। देखिए पहले क्या होता था कि पुराने ज़मानों में इतनी डॉक्टर वगैरह सुविधा नहीं थी, हॉस्पिटल वगैरह, तो लोगों की मौत भी ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती थी, जनसंख्या में कमी देती थी। लेकिन अब स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई है तो जनसंख्या में क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में वृद्धि हो गई है, ठीक है। इसके कारण संसाधनों में भी क्या हो गई, मांग बढ़ गई है। तो संसाधनों में मांग बढ़ गई तो संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन्हें हमें बचाना जरूरी है। अब एक परिभाषा आती है संपोषित विकास। यहाँ से प्रश्न यही बन सकता है कि संपोषित विकास किसे कहते हैं। तो संपोषित, सम का मतलब होता है समान, सम का अर्थ क्या हो गया, समान, और पोषित का मतलब पोषण, यानी सबको समान पोषण मिले। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों को सक्षम भी करती है। यानी वर्तमान में मानव की आवश्यकता तो पूर्ति करनी ही है, लेकिन संसाधनों का उपयोग ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, यानी भावी संतति भी इसका क्या कर सके, प्रयोग कर सके। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, संपोषित विकास। संपोषित विकास का अर्थ क्या होगा कि वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति हो लेकिन आने वाली जनरेशन भी इनका प्रयोग कर सके, तो इसे कहा जाता है संपोषित विकास। फिर देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना होगा क्या, दीर्घकालीन दृष्टिकोण। फिर प्राकृतिक संसाधन सबको जरूरी है, जिसको आवश्यकता है उसके लिए जरूरी है, तो इसके लिए सबसे पहले बात ध्यान रखनी दीर्घकालिक दृष्टिकोण। ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। हम जैसा कि जानते हैं कि पेट्रोल है जिसका भाव भी बढ़ गए हैं और ये अब कमी हो रही है इसमें, और बता रहे हैं कि आने वाले 200 साल तक ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। 200 आई थिंक 200 भी नहीं, 40 वर्ष है शायद, अभी आ जाएगा आगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें पेट्रोल या कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो, कोयला भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, इनका उपयोग कैसे करना है, उनका बहुत सोच समझ के करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। दूसरी बात, इनका वितरण सभी समूह में समान रूप से हो, न कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही लाभ हो। यानी आज हम देखते हैं कि प्रत्येक चीज़ जो संसाधन है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, सभी समूह में होना चाहिए, न कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों में। ऐसा नहीं हो जो वीआईपी लोग हैं उनको दे दिया जाए, है ना। तीसरी बात, अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंध होना चाहिए। जो अपशिष्ट कचरा बचता है उसके निपटान का भी क्या होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगला प्राकृतिक संसाधन, वह है वन एवं वन्य जीव संरक्षण।
वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। देखिए तप्त स्थल की अभी परिभाषा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। जैव विविधता किसे कहेंगे? कोई भी एक क्षेत्र विशेष है, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर जैसे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हो या अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हो, तो इसे कहेंगे जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता यानी जीवों के अंदर विविधता। अब जीवों में पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। जैव विविधता को सुरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। सबसे पहला काम जैव विविधता को सुरक्षित रखना, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी स्थायित्व नष्ट हो सकता है। यदि ये जो जैव विविधता है, यदि इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो सकता है, यहाँ तक कि मानव के जीने के लिए भी नौबत आ सकती है, ठीक है। तो जैव विविधता को बचाए रखना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम। क्या होती है जैव विविधता? जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाली विविध स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब होता है जातियाँ, ठीक है। वो पादप की भी हो सकती हैं, जीवों को भी हो सकती है। विभिन्न स्पीशीज की संख्या जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। तो ये किस में आएंगे? जैव विविधता के अंदर है। चलिए सॉरी, आगे बात करते हैं तप्त स्थल। देखिए तप्त स्थल किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती हो, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती हो। ऐसे क्षेत्र भारत में सिर्फ 3 ही होते हैं, ठीक है। ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर बहुत सारी संपदा पाई जाती है, यानी अनेक प्रकार के तो पेड़ पौधे मिल जाएंगे आपको और अनेक प्रकार के वहाँ क्या मिल जाएंगे? जीव जंतु भी मिल जाएंगे। तो ऐसा क्षेत्र तप्त स्थल कहलाता है, ठीक है। भारत का जो हिमालय क्षेत्र है वो भी एक भारत का तप्त स्थल है। इसके अलावा एक इंडो बर्मा क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र ये भी एक तप्त स्थल है। चलिए आगे बात करते हैं दावेदार वनों पर उसकी निर्भरता है। यानी दावेदार किसे कहेंगे? यानी वनों की क्या सबको आवश्यकता है? जी बिल्कुल, सबको आवश्यकता होती है वनों की। कौन कौन इसके दावेदार हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय लोग। क्या स्थानीय लोग इनके दावेदार हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये भी अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित रहते हैं। सरकारी वन विभाग के ये भी इनके दावेदार हैं। बिल्कुल, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व होता है और वनों को नियंत्रित करते हैं, तो ये भी इनके दावेदार होते हैं। उद्योगपति भी दावेदार है क्योंकि ये वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। और अन्य जीवन या प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं वो भी इनके क्या हैं? दावेदार हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के या वन्य प्राणियों के कितने प्रकार के दावेदार होते हैं? 4 प्रकार के। स्थानीय लोग, सरकारी और वन विभाग, उद्योगपति और वन्य जीव या प्राकृतिक प्रेमी, 4 प्रकार के दावेदार मिलते हैं। आगे बात करते हैं कुछ ऐसे उदाहरण जहाँ निवासियों ने वन संरक्षण हेतु भूमिका निभाई। बिल्कुल सुनी हुई चीज़ें हैं। खेजड़ली वृक्ष आंदोलन आप जानते ही हो, ये जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था, ठीक है। और भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो कि उनकी स्मृति में दिया जाता है। तो ये किसके लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षणों के लिए। वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप जानते हो, फिर भी एक बार रिवाइज मार लेते हैं इनको। चिपको आंदोलन, ये आंदोलन गढ़वाल के रेनी नामक गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार ने आदमी वृक्ष काटने लगे थे। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार ने आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदाय में फैल गया। सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता और निश्चित करने तो पुनः विचार करने को मजबूर कर दिया। तो ये भी एक चिपको आंदोलन भी वन संरक्षण के संबंधित एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने शहीद हुए साल के वृक्ष को आरावाड़ी वन क्षेत्र में जीवन दान दिया। यानी ये कुछ वन विभाग के जो लोग हैं उन्होंने जो साल के वृक्ष होते हैं वो शहीद हो गए, यानी खराब होने लग गए, तो उनको बचाने के लिए कहाँ रख दिया? उनको आरावाड़ी वन क्षेत्र में उनको नया जीवन दान दे दिया। अब बात करते हैं जल के बारे में। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई बांध, तालाब, नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये तो जल के उपयोग हो गए। बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। तो ये तो बांध के एक उपयोग हो गया। पहला क्या?
पहला उपयोग हो गया सिंचाई के रूप में, दूसरा उपयोग हो गया विद्युत उत्पादन के रूप में। तो ये एग्जाम की दृष्टि से थोड़े पॉइंट इनमें से निकाल के रखो। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं। अब इसमें जैसे देखिए टेहरी बांध, ये भागीरथी नदी या इसको गंगा भी कहते हैं, इस पर बनाया गया। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। टेहरी बांध गंगा नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, और भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर। तीनों याद रखने हैं आपको, टेहरी बांध गंगा नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा पर, और भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर। फिर इन बांधों के लाभ भी हैं। देखिए क्या है, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है, विद्युत उत्पादन हो जाती है, और जल का लगातार सभी क्षेत्रों में, भाई यहाँ अगर बांध बना हुआ है तो यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में जल को भी भेजा जा सकता है ना, ये फ़ायदा हो गया। बांधों से हानियाँ भी हैं, बिल्कुल हानियाँ। सामाजिक हानियाँ क्या, देखिए बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं। जहाँ बांध बनेगा, जब वहाँ बांध बनेगा तो वहाँ से जितने भी आगे सामने खेत या आदिवासी जो उनको हटना पड़ता है, और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। पर्यावरण से संबंधित समस्या भी है। देखो वनों का क्षय हो जाता है, यहाँ से पेड़ पौधे वो सब कट जाते हैं, जैव विविधता को हानि होती है, पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता है। आर्थिक समस्या भी होती है, जनता का धन अत्यधिक खर्च हो जाता है, उसी अनुपात में वापस लाभ भी नहीं मिलता है। फिर आता है जल संग्रहण। जल भी एक संसाधन है, तो जल संग्रहण की कौन सी विधियाँ हैं? इसका मुख्य उद्देश्य भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन से वर्षा के जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। देखिए यदि जल को इकट्ठा करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है धरती के नीचे इसको इकट्ठा किया जाए, जिसे हम भौम जल कहते हैं, जिसको ट्यूबवेल या पाइप द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका जल को बचाने का, उसको धरती में डाल दिया जाए। वहाँ पर इसके क्या फ़ायदे हैं, देखिए अभी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। जल संग्रहण भारत में बहुत ही प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके हैं। क्या क्या तरीके देखिए, खादिन, बड़े पात्र और नाड़ी, ये राजस्थान में इन्हें कहा जाता है, ठीक है। बांधरस और ताल, ये महाराष्ट्र में कहा जाता है। बंथिस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आहार और पाइन, ये बिहार में। एरिस तमिलनाडु में। कुल्ह हिमाचल प्रदेश, और बावड़ी दिल्ली में, ठीक है। हालांकि बावड़ी वगैरह राजस्थान में भी है, लेकिन एक कॉमन नाम हो गया। यहाँ से देखिएगा भौम जल के रूप में संग्रहण के लाभ। अच्छा प्रश्न बनता है, भौम जल संग्रहण के 2 लाभ लिखिए। या यदि हम जल को धरती के अंदर समा देते हैं, अंदर डाल देते हैं, तो इसके क्या लाभ है देखिएगा। पहली बात तो पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा, भाप नहीं बनेगी। ये कुओं को भर देगा, जितने भी कुएं बने हुए आसपास उन कुओं में पानी आ जाएगा। पौधों को भी नमी मिल जाएगी। मच्छरों के जनन की समस्या खत्म हो जाएगी। भाई बाहर पानी होगा ही नहीं तो मच्छर जनन नहीं करेंगे। ये जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से भी सुरक्षित रहेगा। यहाँ धरती के ऊपरी भाग में कितनी भी गंदगी हो जाएगी तो ये पानी संदूषित नहीं होगा, यानी दूषित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कोयला और पेट्रोलियम, हाल ही के संसाधनों में देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है। कोयला और पेट्रोलियम के अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह एक शब्द आया अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? अनवीकरणीय का मतलब होता है जिन्हें वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार ख़त्म हो गए तो उन्हें वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हो, हमने पढ़ा हुआ भी है कि भाई हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, पेड़ पौधे जीव जंतु ये धरती के नीचे दब गए थे, और इसी के ऊपर धरती का पूरा बोझ आ गया, और यहाँ से देखा जाए तो तापमान भी, टेम्परेचर जो है वो भी हाई था। उसकी वजह से पेड़ पौधे जीव जंतु किस में बदल गए? कोयला और पेट्रोल में बदल गए। तो कोयला और पेट्रोलियम किससे बने? जीवों से बने, इसलिए इसका नाम रख दिया जीवाश्म ईंधन, ठीक है। कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के वनस्पति और अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ। आप जानते हैं वनस्पति और जीवों के अवशेष से बना है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ है। ये अपघटन उच्च ताप के कारण हुआ है, और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं। जो ये जीव जंतु थे समुद्र में धरती के नीचे दब गए, और इस पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वजन था, और यहाँ का जो टेम्परेचर था वो भी ज़्यादा था, और दाब भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये जो जीव जंतु है वो किस में बदल गई? पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर 200 वर्षों तक ही उपलब्ध रह पाएगा, और पेट्रोलियम सिर्फ 40 वर्षों तक ही उपलब्ध रह पाएगा। अब बढ़ते हैं जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियाँ।
हम जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, इनसे हानियाँ भी है। पहला, वायु प्रदूषण। तो कोयला और हाइड्रोकार्बन के देन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड CO जहरीली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 उत्पन्न होती है जो वायु को संदूषित करती है। इससे बीमारियां भी होती है, खांसी, दमा आदि, है ना। वैश्विक उष्णन की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधनों के देन से CO2 बहुत अधिक मात्रा में बनती है जो ग्रीन हाउस और विश्व उष्णन को उत्पन्न करती है। आप जानते हो कि जो पृथ्वी के चारों ओर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वापस नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। इसी घटना को कहते हैं विश्व उष्णन। तो विश्व उष्णन बढ़ने का कारण भी क्या है? प्रदूषण। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से मितव्ययता बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाप्य और सीमित हैं। एक बार समाप्त होने के बाद निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और इसमें कई वर्ष लगते हैं। इसलिए इसे सावधानीपूर्वक प्रयोग करने चाहिए। अब प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के कुछ उपाय है। पहला, जिन विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं हो रहा उन्हें बंद कर दें। CFL का उपयोग करें, और आजकल तो LED भी आ गई है ना, LED लाइट्स। निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें, और लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ियों में जाएं, और जहां हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करें। तो ये चैप्टर नंबर 16 जो है ये भी अपना फिनिश हो जाता है। कुछ प्रश्नों के बारे में आपको बता देता हूँ, आप प्रश्न का आंसर ढूंढिएगा। जैसे ये प्रश्न है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और भी हैं 4th, 5th, 6th, 7th, ठीक है। इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपको लगे कि भाई कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा इन पाठों में से कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना सा रिवाइज कर लोगे बहुत है, ठीक है। चलिए, तो कुछ और प्रश्न हैं चिपको आंदोलन के बारे में। वर्षा जल संचय क्या है? भूमि जल संरक्षण, वनों के दावेदार, है ना, प्राकृतिक संसाधन, ये सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट भी ज़रूर करें, मैं आपकी ज़रूर इसमें हेल्प करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।